पड़ा, ठीक है? और अब इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम नाभिकीय संयंत्र पढ़ेंगे। अब ये नाभिकीय संयंत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं बेटा, जब यूरेनियम 235 जो होता है, उसमें मंद गति वाले न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, हम बहुत अलग-अलग तरह के प्लांट्स पढ़ रहे थे। उस प्लांट्स के अंदर हमने हाइड्रो पढ़ा, थर्मल पढ़ा और फिर जाके हमने जो इम्पोर्टेंट है डीजल वो भी पढ़ा, ठीक है? और अब इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम नाभिकीय संयंत्र पढ़ेंगे। अब ये नाभिकीय संयंत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं बेटा, जब यूरेनियम 235 जो होता है, उसमें मंद गति वाले न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है, वो वाला सब कार्यक्रम है। पर ध्यान रखना बेटा, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये न्यूट्रॉन से हुई है। पहले बेटा थोड़ा-सा हम देखेंगे इन चीज़ों को, हालाँकि आपकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, पर हमें टू द पॉइंट चीज़ों को देखना है, ताकि हमें इस एनर्जी का कांसेप्ट पैदा हो कि चीज़ें क्या हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं, जो नाभिकीय संलयन हो या विखंडन हो, ये दोनों ही बेटा बहुत खतरनाक है। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे नाभिकीय विखंडन को, तो वो आपदा ला देगी। और नाभिकीय संलयन है, उसको भी कंट्रोल नहीं करोगे, तो वो भी क्या ला देगी? आपदा ला देगी। तो ध्यान में रखना बेटा, जब ऊर्जा बनाओगे, तो उसको कंट्रोल मैनर में करोगे। उसके लिए अलग-अलग छड़े, अलग-अलग चीज़ें हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें हम टू द पॉइंट चीज़ें देख रहे होंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इन चीज़ों को पढ़ें। हम चैप्टर की शुरू करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। आपको पता है ये जो टॉपिक है ना, इनकी पूरी-पूरी बुक्स होती है, पर हमें वो नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कृष्ट देखना है कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ें, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए, आपके आईटीआई की दृष्टि से। ठीक है? तो शुरू करते हैं साथियों, नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाभिकीय संयंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, तो क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, जब किसी भी पदार्थ को ऊष्मा जब किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जाता है, तो बेटा कौन-सी ऊर्जा होती है? दरअसल वो और कुछ नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होती है। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी पदार्थ को आप ऊर्जा में बदल रहे हो, तो वो कौन-सी ऊर्जा होगी? उसकी नाभिकीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। समझ में आया? आया। यहाँ से क्या समझोगे? जब किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट लिखो शुरुआत। जब किसी भी पदार्थ को, इसमें यूरेनियम का कॉल नहीं है, कोई भी है ना? जब किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये क्या उत्पन्न करती है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। बोलो हाँ? चलिए, अब देखिए बेटा, अब इसमें होता क्या है? इसमें बेटा नाभिक वास्तव में किसकी प्रकृति है? तो परमाणु की होती है। तो बेटा नाभिकीय ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो बेटा नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ठीक है? तो इधर आओ बेटा। क्योंकि यह नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से आती है मेरे भाई? नाभिक से आती है। नाभिक से प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में सारा द्रव्यमान होता है। क्योंकि और यह नाभिक और यह नाभिक क्या होता है बेटा? परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक होता है तथा इस नाभिक में बेटा क्या होता है? परमाणु का पूरा द्रव्यमान संचित रहता है तथा इसी नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। केंद्रित होता है। केंद्रित होता है। केंद्रित का मतलब उसमें उपस्थित होना, है ना? होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है? अब ध्यान रखना, इसीलिए हम नाभिकीय ऊर्जा को क्या कह सकते हैं बेटा? हम नाभिकीय ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा भी कहा जा सकता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा, ये अगर प्रोटॉन है, ये अगर परमाणु है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं और बेटा यही क्या होता है? द्रव्यमान के बराबर। पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में? बिल्कुल। तो यहाँ से हमने क्या समझा? अतः नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा या कहें बेटा परमाणु ऊर्जा ऊर्जा कितने प्रकार की होती है साथी? 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। अब आपने नाम सबने सुना होगा ना? बिल्कुल। तो पहला क्या है बेटा? पहला है परमाणु विखंडन, दूसरा है परमाणु संलयन। पहला क्या है? परमाणु विखंडन। दूसरा क्या है? परमाणु संलयन। अब हिंदी के अंदर तो बेटा हमें क्या ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। विखंडन यानी कि तोड़ना और संलयन यानी कि जुड़ना। लेकिन इंग्लिश में बड़ी तकलीफ होती है। तो आज इसको अपन दूर कर लेते हैं। करें क्या? कर लेते हैं। तो बेटा इसे क्या कहते हैं? अब इसका नाम भी परमाणु, इसका भी परमाणु। तो बेटा न्यूक्लियर तो दोनों के आगे आएगा। है ना? अब देखो बेटा, एक है फ्यूजन, एक है फिजन। तो बताओ कौन सी क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, किसी चीज़ को मिलाना, फ्यूज़ कर देना। फ्यूज़ करना, ऐसे ही बोलो। तो क्या है? संलयन। तो बेटा ये है फ्यूजन।
तो इसका उल्टा क्या है? फिजन, यानी कि टूट जाना। तो बेटा ये क्या है? फिजन। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं। जैसे बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? शर्त है पूर्ण मनोयोग से पढ़ते रहना, ठीक है? चलिए। तो पहला क्या है? परमाणु विखंडन, दूसरा है परमाणु संलयन। तो अब पहले पढ़ते हैं बेटा परमाणु विखंडन क्या होता है, ठीक है? आओ। आप सब जानते हैं पर तो भी पढ़ लो, कुछ नई चीजें मिलेगी, है ना? परमाणु विखंडन, इसे ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फिजन, है ना? चलिए। अब नाम से नहीं पता चल रहा है, इसमें क्या होता है बेटा? जब बड़े नाभिकों पर न्यूट्रॉनों का बाहर बहाव मतलब बौछार की जाती है तो बेटा वो छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अब ये किसका विखंडन है? ये दरअसल बेटा किसका है? नाभिक का विखंडन है। तो लिखना, जब बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बरसात की जाती है तो वो छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। तो लिखना, इसमें न्यूट्रॉन की बरसात से बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है जिससे वो छोटे-छोटे नाभिकों में बँट जाते हैं। तो लिखना, इस क्रिया में न्यूट्रॉन्स के द्वारा, न्यूट्रॉन की बौछारों द्वारा, छारों द्वारा किसको? बड़े नाभिक को, क्योंकि सारा द्रव्यमान तो इसमें ही है ना? हाँ, तो बड़े नाभिक को किसमें किया जाता है? बेटा छोटे-छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है। छोटे-छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है। और ध्यान रखना बेटा, तोड़ने की इसी घटना को परमाणु विखंडन कहा जाता है। तो लिखना, तोड़ने की इसी घटना को वैज्ञानिक रूप में नाभिक का विखंडन कहा जाता है। नाभिक को तोड़ना कहा जाता है। नाभिक का विखंडन कहा जाता है। क्या आप बेटा समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेटा बिल्कुल सर हम समझ। अब देखना बेटा, अब इसके अंदर जैसा-जैसा लिखा रहा हूँ बेटा एक बार सुनते रहो, है ना? क्योंकि अब देखो एक नाभिक है वो टूट के 2 में बदलेगा, 2 4 में बदलेगा, 4 5 में बदलेगा। बेटा जब आप नॉर्मल जब 10वीं क्लास में होते हो तो आप क्या पढ़ते हो? जोड़, है ना? 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। फिर थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हो तो आप क्या पढ़ते हो? 4 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब क्या होता है? 50 का क्यूब क्या होता है ना? लेकिन जब आप और बड़ी कक्षाओं में आते हैं और जब आप अपने सनातन स्तर पे होते हैं और जब आप मैथ्स के सनातन स्तर पे होते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? आप वहाँ पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेटा 2 और 2 जोड़ना नहीं होता है। वहाँ पर ये होता है कि अगर ये एरिया है, अगर मैंने एक पत्थर फेंका है, वो पत्थर किसी पानी पे टकराएगा तो बेटा वहाँ पे वो बनती है ना दलदल के अंदर गोल चक्कर कितने बनते हैं वो क्या समझाता है? वो इंटीग्रेशन समझाता है। समझा है? यानी कि वहाँ पर बड़े स्तर पर हमें जोड़ने की बात की जाती है। बड़ा स्तर मतलब यानी कि बहुत सारी संख्याओं को हमें जोड़ा जाता है। अब उससे भी काम नहीं चलता तो हम क्या लेते हैं? मैट्रिक्स लेते हैं, है ना? समझ में आया? तो वहाँ ये आम गणित नहीं काम आती। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर यहाँ पर क्या काम है? इसका मतलब यहाँ है, देखो बेटा ये एक नाभिक है, जब इस पे न्यूट्रॉन मानोगे तो 2 मिल बनेंगे। ये 2 से बेटा फिर से 2 बन जाएँगे और ये फिर से 2 आ जाएँगे। फिर से ये टूटेगा तो बेटा ये 2 होंगे, फिर 2 इस तरह से बेटा ये क्रिया अनंत समय तक चलती रहेगी। सर इससे कहना क्या चाह रहे हैं? इससे बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि एक परमाणु जब इतनी बार टूटेगा तो सोचो कितनी ऊर्जा को रिलीज़ करेगा। ये सारा कैलकुलेशन हम इंटीग्रेशन से करते हैं और वहीं से हम क्या बनाते हैं? कंट्रोल्ड प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं। अब आओ, इसका मतलब ये है कि जब ये बहुत बार टूटता रहेगा तो क्या होगा बेटा? इससे बहुत प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पहली बात तो लिखो, यह क्रिया क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। कौन सी क्रिया? टूटने की क्रिया नियंत्रण चलती रहती है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, यहाँ से पॉइंट आएगा कि यह टूटने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और बेटा निरंतर तो चलती है और साथ में श्रृंखला के रूप में चलती है। जो पैटर्न है ना वो कभी तोड़ेगी नहीं। समझ में आया? यानी कि ये अपने स्टाइल में टूटेगी। 2 फिर 2 से 4, 4 से ये। तो ये क्या है बेटा? एक श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है और ये क्रिया क्या होती है बेटा? निरंतर होती है। तो ध्यान रखना बेटा, नाभिक के विखंडन को निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए मैंने ये सब समझाया, ठीक है? आओ, अब आपकी चीज लिखा देता हूं मैं। यह नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, विखंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लगातार चलती रहती है। अब आपको पता है बेटा लगातार को हिंदी में और अच्छी हिंदी में क्या बोलते हैं? निरंतर, है ना? तो लिखना, अतः इसे निरंतर श्रृंखला, क्योंकि एक श्रृंखला में हो गया ना, श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या बेटा आप बोल दोगे कि इसे क्या कहोगे? निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छा, अब देखना, अगर एक परमाणु बेटा 2 में टूटा, 2 4 में टूटे, अब जब भी आप टूटोगे ना तो बेटा आप में से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो सोचो इतने सारा विखंडन हो गया तो बेटा कितनी सारी ऊष्मा निकलेगी? तो बहुत बढ़िया, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि इन विखंडन से बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है? तो लिखना, इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा अधिक निकलती है। इस विखंडन की प्रक्रिया में की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है। अतः अतः
इन सभी ऊर्जा को भैया आप श्रृंखला ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो ऊर्जा कैसे करोगे? बहुत बढ़िया। तो यहां से समझ में आया, अतः इस ऊर्जा को, इस प्रकार की ऊर्जा को क्या नहीं किया जा सकता बेटा? नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो तो बेटा ध्यान रखना, यह क्या करेगी? भविष्य में बहुत बड़ी आपदा बन सकती है। तो लिखना, इसे यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, तो यह आपदा का रूप ले सकती है। अब देखना बेटा, आपदा रूप ले सकती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। आओ देखना, ये क्या था मेरा? कोई भी, अभी आप यूरेनियम यूरेनियम छोड़ो, अभी क्या था मेरे पास? एक नाभिक था। इस पर मैंने क्या डाला बेटा? न्यूट्रॉन। क्यों न्यूट्रॉन डाला? क्योंकि बेटा परमाणु के मध्य में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं है? अब देखना बेटा, ये एक भारी नाभिक था, इस पे जैसे ही मैंने न्यूट्रॉन की बरसात की तो बेटा ये क्या हो जाएगा? दो नाभिकों में टूट जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से समझो बेटा, है ना? अब देखो बेटा, ये न्यूट्रॉन की बरसात तो हो ही रही है। अब जैसे ही ये टूटेगा तो अपने साथ क्या रखेगा बेटा? ऊर्जा मुक्त करेगा, और यहां से भी बेटा ऊर्जा मुक्त होगी। बहुत बढ़िया। फिर से जब ये नाभिक टूटेगा तो बेटा दो और बन जाएंगे, है ना? और फिर से यहाँ से क्या निकल गई? ऊर्जा निकल गई। इधर से भी ऊर्जा निकल गई। बहुत बढ़िया। इधर भी बेटा क्या हुआ? ऊर्जा निकल गई। फिर से बेटा क्या हुआ? दो नाभिक बन गए। फिर से ये दो भागों में टूटे, और बेटा फिर से ये टूटा। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? तो आपको बता दें बेटा, यही क्रिया अनंत समय तक चलती रहती है। इसलिए आपको पता है बेटा, ये हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे, अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो अभी तक बहुत नुकसान हो जाता। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये जितनी बार टूटेगी बेटा, ऊर्जा उतनी ही बार क्या करेगी? रिलीज कर रही होगी। और इसलिए बेटा वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि भैया अब हमें कैसे भी करके इस ऊर्जा को क्या करना है? लिमिट करना है। और बेटा अगर लिमिट नहीं किया तो फिर परमाणु ऊर्जा नहीं बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए हम जो परमाणु ऊर्जा बनाते हैं वो क्या बनाते हैं पता है? नियंत्रित प्रकार की बनाते हैं। वापस समझो, ये क्या है? अनियंत्रित है। अनियंत्रित है। क्या आपसे पूछेगा क्या अनियंत्रित से परमाणु ऊर्जा बन सकती है? बोलना नहीं, इससे नहीं बन सकती है। किससे बनेगी? बेटा ध्यान रखना, नियंत्रित से बनेगी। अच्छा, नियंत्रित से बनेगी। अब अगला क्वेश्चन आएगा, अगर नियंत्रित से बनेगी तो नियंत्रित कौन करेगा? तो आप बताओ, इसको तोड़ा किसने? तो आप कहोगे सर इस न्यूट्रॉन ने। किसने? न्यूट्रॉन से। तो बेटा इस न्यूट्रॉन को ही तो कंट्रोल करोगे जब नियंत्रित हो जाएगी। अच्छा सर, इसीलिए हम बोरॉन की छड़ पढ़ते हैं। हाँ, इसीलिए हम रिफ्लेक्टर पढ़ते हैं। हाँ, हर चीज में बेटा क्या आते हैं? न्यूट्रॉन आते हैं। चाहे रिफ्लेक्ट करना हो तो न्यूट्रॉन को करोगे, चाहे रोकना हो तो न्यूट्रॉन को, क्योंकि यही तोड़ेगा। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखना, हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि बेटा इसमें रिफ्लेक्टर के रूप में क्या लेते हैं, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में क्या लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुल मिला के क्या करना है? हमें कुल मिला के नियंत्रित प्रकार का संयंत्र बनाना है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो साथियों, क्या लिखोगे? इसीलिए इसीलिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की सदैव नियंत्रित रूप से किया जाता है। नियंत्रित रूप से होता है, ताकि क्या हो बेटा? ताकि किसी भी प्रकार की आपदा ना हो, प्रकार की भविष्य में आपदा ना हो। आपदा का मतलब मुश्किल, आपदा ना हो। क्या बेटा ये चीज समझ गए? बहुत बढ़िया। अब क्या होती है, क्यों होती है, वो सब सही समझ में आ जाएगी आपको। आपको बस यहाँ ये पॉइंट समझना है, क्या नियंत्रित प्रकार की कर दोगे क्या? आप कहेंगे कर देंगे। ठीक है, चलो। अब दूसरा मैंने क्या लिखाया था? सर दूसरा आपने लिखाया था, ये विखंडन हो गया। दूसरा क्या है? परमाणु का संलयन। इसको भी समझते हैं। दूसरा क्या होता है? परमाणु का संलयन। अगला लिखो बेटा बी, यानी कि परमाणु संलयन। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना? संलयन। अब संलयन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानो, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कि वहां पे बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक बना रहा था, यहाँ छोटे छोटे टूट के क्या करेंगे? बड़ा नाभिक बना देंगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें दो नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो लिखो नाभिकीय, या ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया में दो क्या होता है बेटा? दो नाभिक आपस में जुड़कर, नाभिक आपस में जुड़कर क्या करते हैं? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। बड़े नाभिक का, यानी कि छोटे छोटे नाभिक लिए और उससे क्या बन गया? बड़ा, है ना? नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर निर्माण तो कर दिया, ये बताओ क्या इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है? बिल्कुल बेटा, निर्माण में भी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, वो तो सिर्फ स्थानांतरित तो हो रही है। तो लिखना बेटा, इससे भी, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखना बेटा, इसमें क्या किया? छोटे छोटे नाभिकों ने क्या कर दिया बेटा? जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बना दिया।
अच्छा, और इससे भी बेटा ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा क्या हुआ? पर क्या आप छोटों से मिलाकर बड़ा बना सकते हो? नहीं, बेटा ये ध्यान रखना, तोड़ना बड़ा ईज़ी होता है, इसको आप तोड़ के 2 छोटे बना सकते हो। क्या इन 2 छोटे-छोटे को जोड़ के बड़ा बना सकते हैं? नहीं, तो ध्यान रखना यह प्रक्रिया बेटा कहाँ होती है? उच्च ताप पर होती है। नहीं समझ में आया? सूरज भगवान को या पृथ्वी पर कोई भी दीपक हो, कितनी भी लेंस का हो, कोई भी मान लो आपको कोई भी गन हो, क्या उसको तोड़ सकती है? नहीं, वो सूरज भगवान है, यानी कि उनके पास अनंत ऊर्जा है। समझ में आया? तो दरअसल सूरज के आस-पास जो भी ऊर्जा बनती है, तो देखो वहाँ पर ऊर्जा बनती है और यहाँ पर हम पेड़-पौधे और हर आदमी बेटा सूरज पर डिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो ऊर्जा है ना उनके पास, वो कौन-सी है? वो नाभिकीय संलयन की ऊर्जा है। तो आप कहोगे जुड़ेगा कौन? तो मैं कहूँगा प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या है? तो आप कहोगे पहले नंबर पे गैस कौन-सी है? तो आप कहोगे हाइड्रोजन। दरअसल वो हाइड्रोजन और दूसरे पे हीलियम। वो हाइड्रोजन और हीलियम की नाभिकी है जो आपस में जुड़ के बेटा सूरज के आस-पास का क्या बनाते हैं? प्लाज़्मा बनाते हैं और वहीं से बेटा हमें क्या मिलती है? रोशनी। समझ में आया? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण होती है। समझ में आया? आया। इसमें क्या होता है? छोटे मिलके क्या बनती है? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना सूरज के आस-पास का तापमान कितना होता है? 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखना यह प्रक्रिया केवल उच्च ताप और दाब पर ही संपन्न होती है। बोलो समझ में आया? आया। लेकिन परमाणु विखंडन कहीं पे भी हो सकता है। जैसे देखो अपने देखो रावत भाटा के अंदर, अपने इधर-उधर कहीं पे भी जहाँ पर नरोरा के अंदर जहाँ पे भी पावर प्लांट है वहीं पे होते हैं ना? हाँ, तो ध्यान रखना यह प्रक्रिया उच्च ताप और दाब की डिमांड करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो, यह प्रक्रिया उच्च दाब और ताप पर ही होती है। ज्ञात रहे। नाभिकीय संलयन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना? नाभिकीय संलयन उच्च ताप तथा दाब पर दाब पर संपन्न होती है। संपन्न होती है। क्या बेटा ये चीज़ क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ सर हो गई, है ना? विखंडन में क्या हो रहा था? बड़ा छोटे में टूट रहा था या छोटा मिलके बड़े में बन रहा है, ठीक है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, जबकि परमाणु का विखंडन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। ये शब्द ध्यान रखना नियंत्रित है ना, मैं पूछूँगा, ठीक? चलो, अब आप कहोगे सर आप तो कैसे पूछोगे? मैं पूछ लूँगा, आपको जवाब दे देना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ लिखो बेटा सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, तो लिखना सूर्य के समीप भी यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। क्या बेटा ये चीज़ समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है क्या? सवाल है भैया क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं बेटा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो ध्यान रखना बेटा इसे भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? हाँ, तो लिखो पॉइंट डाल के इसे भी और करना हो तो फिर नियंत्रित रूप से करना पड़ेगा, है ना? तो लिखो इसे भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। फिर कभी-कभी लोग फिर इंसान क्या काम का? जब नाभिक के विखंडन और इनको नियंत्रित नहीं कर सकता, तो बेटा कम से कम उसने खोजा तो सही, इसमें बड़प्पन है ना? तो लिखो यह भी नियंत्रित नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलो, अब देखो बेटा यानी कि अपन ने चाहे परमाणु विखंडन पढ़ा, चाहे परमाणु संलयन बना, लेकिन मूल रूप से किसकी बात की? तो मूल रूप से बेटा हमने किसकी बात की? इस परमाणु की बात की। क्योंकि वास्तव में दोनों में ये परमाणु काम आ रहा है और इस परमाणु का ये भाग काम आ रहा है। इस भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक की खोज कब हुई थी? रदरफोर्ड ने की थी, आपको पता हो तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? यानी कि एक बार बेटा इस परमाणु संरचना को वापस से पढ़ लेते हैं, ठीक है? टू द पॉइंट जो अपने काम की है ताकि हमें पता चलेगा कि आखिर ये नाभिकीय ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, ठीक है? तो आओ, अब पढ़ते हैं बेटा परमाणु की संरचना, है ना? तो लिखो परमाणु संरचना। अब पढ़ेंगे परमाणु संरचना। बिल्कुल सर पढ़ेंगे परमाणु संरचना, देखना, है ना? तो ध्यान रखना बेटा इसकी खोज किसने की? तो ध्यान रखना इसके बारे में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बताया। या ऐसे लिखो, इसमें उपस्थित नाभिक की की जानकारी किसने दी बेटा? रदरफोर्ड नामक ने दी, ठीक है? किसने दी? इस परमाणु में इसमें उपस्थित नाभिक की जानकारी जैसा कि आपको पता है किसने दी भैया? रदरफोर्ड ने दी थी ना? बिल्कुल सही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना? रदरफोर्ड ने दी। अच्छा, ने दी। अब इस रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था उस समय? तो ध्यान रखना, इन रदरफोर्ड साहब ने लगभग 1909 में क्या कहा था कि प्रत्येक परमाणु में बेटा क्या होता है? एक नाभिक होता है। याद है ना आपको? बिल्कुल। इसने पहली बात बोली थी कि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है बेटा? नाभिक होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना बेटा इसी नाभिक के अंदर नाभिक होता है और ध्यान रखना बेटा इसी नाभिक में परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है। बहुत बढ़िया। और इसी नाभिक में मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, इसी नाभिक में परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है। सारा द्रव्यमान होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना बेटा इसीलिए परमाणु क्या होता है? सघन होता है और अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है? अगला पॉइंट लिखो। इसीलिए
परमाणु में केवल केवल नाभिक क्या होता है? नाभिक क्या होता है साथियों? सघन होता है, सघन होता है। बाकी संपूर्ण भाग क्या होता है? खाली होता है, खाली होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, ये सघन इसलिए होता है क्योंकि ध्यान रखना, इसी नाभिक, ये नाभिक का निर्माण किससे होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके होता है। बहुत बढ़िया, और यहाँ से चीजें अपनी क्लियर होगी। तो लिखना, और इसी नाभिक में, इस और इसी नाभिक में क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन यानी कि पी, तथा न्यूट्रॉन होते हैं, तथा न्यूट्रॉन एन होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, जो अंदर होगा मामला वही तो करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से बेटा, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाते हैं, बाहरी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बेटा रदरफोर्ड के बारे में थी। अब मुझे ये बताओ, अब हम थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं बेटा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? वैसे तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बेटा सब्जेक्ट की डिमांड है तो अभी बताना पड़ेगा, है ना? तो पहला लिखो बेटा इलेक्ट्रॉन, ताकि हमें पता चलेगा ये आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, कैसे-कैसे घूम रहा है, ठीक है? तो अब हम पहला पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला ध्यान रखना बेटा, यह नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, नाभिक के बल लगता है। तो लिखना, नाभिक के द्वारा, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल, एक बल लगता है, एक बल लगता है। अब बेटा इसका नाम पूछेंगे तो बता दोगे ना? लगता है। इसे इसे क्या कहेंगे बेटा? नाभिकीय बल कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा के लिए बल समझना जरूरी है। इसे नाभिकीय बल कहा जाता है। बहुत बढ़िया सर, और क्या समझ पाएंगे? और लिखो बेटा इसके अंदर, और इसके अंदर लिखोगे, और यह इसी नाभिक के बंध से बंध कर बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। या समझ में आई? तो लिखना, आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कौन से बल के कारण? तो नाभिक के बल के कारण। ठीक है, अब कभी गलत मत करना। ठीक है, और इसी नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, बल के कारण क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाद, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, करता है। देखना बेटा कैसे। अब देखो परमाणु के मध्य में क्या है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षा में कौन घूम रहा है? ई। बेटा इस पे ये बल खींच के रखेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मध्य में कौन है? प्रोटॉन। ये जो बल खींचेगा ना, इस बल का नाम है बेटा नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और बेटा इसी कारण, इसी बल से बेटा ये चारों तरफ खींचता रहेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बेटा पूरे के पूरे में गति करता रहता है। बोले समझ में आया? वैसे ये गति कौन सी होती है? तो बेटा ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी चीजें होती है, पर अभी आप इतना जानो, ठीक है, कि कौन सा बल लग रहा है? नाभिकीय बल। ठीक है, बहुत सही। चलिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आप कहोगे घूम रहा है, तो ध्यान रखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पूछी जाती है, तो बोलना इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बोलेंगे गतिशील। क्या रुकेगा क्या? नहीं। इसलिए बेटा हम चुंबकीय क्वांटम संख्या भी देते हैं, पर वो अपना भी टॉपिक नहीं, तो छोड़ो। प्रकृति कैसी होती है? गतिशील होती है। ठीक है, और क्या देखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, और क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा किसके पास? अब चलते हैं हमारे प्यारे से प्रोटॉन के पास, कि आखिर ये जो बीच के अंदर बैठा है ना, ये क्या करता है? तो अब हमारा है अगला प्रोटॉन। प्रोटॉन, अच्छा सर ये क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा। तो याद रखना बेटा, पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार से लगभग बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, 99% जनता गलत करके आती है, पर आप ध्यान रखना। प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार अब कितना होता है? वो बेटा फर्स्ट लेक्चर में देखना, 1.677 और 1.672। अब असाइनमेंट आप देख लेना, ठीक है बेटा, लेकिन ये चीजें याद रखा करो, है ना। प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, लगभग बराबर होता है। तो ये शब्द देखा करो बेटा ना, लगभग बराबर होता है। क्या पहला पॉइंट याद रहेगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। अब बताओ प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो आप कहेंगे साथ ही याद रहे, प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। प्रोटॉन प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है, होती है। अब देखना बेटा, अब ये धनात्मक है, और न्यूट्रॉन पे तो बेटा प्रकृति है ही नहीं, तो इसको घुमाएगा कौन? ये प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन बेटा क्या करता है? यहाँ बल लगाता है। और इसीलिए बेटा जब अपन विद्युत पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं हमेशा विद्युत की दिशा कहाँ से कहाँ बताते हैं? देखो ऐसे, नेगेटिव से प्रोटॉन की तरफ, यानी कि इस तरफ। ठीक है, चलो समझेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब अगला क्या है अपने पास? अगला क्या है बेटा? अगला है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन।
अब यहाँ से बेटा आपकी नाभिकीय ऊर्जा का गेम चालू हो जाता है, न्यूट्रॉन, क्योंकि आखिर यही है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, न्यूट्रॉन। पहला तो ध्यान यही रखना, क्या कहोगे कि न्यूट्रॉन का कण कौन-सा होता है? तो बोला न्यूट्रल कण होता है, तो यह एक न्यूट्रल कण होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, तो यह एक उदासीन कण होता है, कण होता है। चलिए बात मान ली सर, ये कौन-सा कण होता है? तो उदासीन कण होता है जिसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, अगला पॉइंट क्या रखोगे? इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो बेटा सेम टू सेम प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग बराबर, है ना? अब ध्यान रखना बेटा, न्यूट्रॉन का उपयोग से ही हम क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन द्वारा किया जाता है। न्यूट्रॉन का उपयोग ही नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? अब लिखना बेटा, नाभिकीय विखंडन में तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो लिखना, नाभिकीय विखंडन, विखंडन हेतु कौन से न्यूट्रॉन? बेटा ये ध्यान रखना, कौन से तापीय, क्योंकि अपन ताप के द्वारा उसको भेजेंगे, तो क्या बोलोगे? तापीय न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आया बेटा कि आखिर न्यूट्रॉन का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखो बेटा, आप बल्ब के अंदर आर्गन क्यों भरते हो? क्योंकि आर्गन क्या है? अक्रिय गैस। तो हमें कोई भी चीज़ को चालू करने के लिए अक्रिय चीज़ चाहिए, है ना? जैसे बल्ब के अंदर आर्गन हुआ, है कि नहीं? उसी तरह बेटा इसके अंदर अपन ने क्या किया है? इसके अंदर न्यूट्रॉन लिया, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है। वो टकराएगा ना, तो तोड़ ज़रूर देगा, लेकिन उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। समझ में आया? आया। इसलिए हर चीज़ का बेटा पीछे कांसेप्ट होता है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ तक बेटा आपको चीज़ समझ में आ गई, और ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कौन से न्यूट्रॉन? तो तापीय न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई, या फिर आप थोड़ा और लिख दो, तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन। ताकि तापीय ऊर्जा देते हो ना, वो वाले न्यूट्रॉन। अब हाथ से तो फेंकोगे नहीं, हाथ से फेंकते तो यांत्रिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन, है ना? तो तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो इन चीज़ों को बेटा एक बार पढ़ लेना, ये विखंडन क्या होता है, संलयन क्या होता है, चीज़ें क्या हो रही है, और बेटा नियंत्रित क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बेटा हमने इस वीडियो के माध्यम से की। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ये नाभिक के ईंधन कौन-सा होता है और इससे अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे